पुराने समय की बात है। मीरापुर राज्य में शंकरानंद नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहता था। आलसी होने के साथ साथ वह निरा बुद्धू भी था। वे जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी मोती उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली थी। एक दिन मोती शंकरानंद से बोली, सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती। तुम तो सारा दिन चारपाई पर लेटे खर्राटे भरते रहते हो और मैं एड़ी चोटी का पसीना एक करके तुम्हारा पेट भरूं। ऐसा कब तक चलेगा? बस अब बहुत हो चुका। अब कुछ कमाओ धमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे मोती, ऐसा गजब ना करना। तेरे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तू मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी? इसके सिवाय अब और चारा भी तो नहीं है। कुछ काम धाम करो। अब तो मैं तभी यहाँ रहूंगी जब तुम कुछ काम करोगे, वरना से आगे कुछ मत बोलना मोती। अरे आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसीलिए पूजा पाठ मैं कर नहीं सकता और धन मेरे पास है नहीं जो कोई व्यापार ही कर लूं। जादू भी नहीं जानता कि छू मंतर कहकर गरीबी दूर भगा लूं। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। अरे जादूगर ना सही, ज्योतिषी ही बन जाओ। ज्योतिषी? हाँ ज्योतिषी, लेकिन ज्योतिष विद्या के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता मोती। अरे ज्योतिषी बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही। माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथी पत्रे पास रख लो और घर के बाहर लोगों का भाग्य बांचने बैठ जाओ। मोती, तूने ऐसा कह दिया जैसे ज्योतिष कोई खेल हो। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह गोचर का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो किसी को कुछ बताओ और वे बात पूरी ना हो तो समझो आ गई ज्योतिषी की आफत। ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता है? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु और सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीख कर भी तुम सफल ज्योतिषी बन सकते हो। मोती, लगता है आज तू मुझे ज्योतिषी बनाकर ही छोड़ेगी। देखो जी, आज तक आप अपनी मर्जी की करते रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। अच्छा बताओ आखिर मुझे करना क्या है? तब मोती ने उसे अपनी योजना समझाई। फिर शंकरानंद कहने लगा, अच्छा मोती, जैसा तुम ठीक समझो करो। मोती उसी समय अपने पड़ोसी प्यारे के यहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचकर वह प्यारे की पत्नी ललिता से बोली, ललिता, जानती हो कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। अच्छा? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हारा निखट्टू पति कुछ कमाई धमाई तो कर सकेगा। इस प्रकार मोती आसपास के कई घरों में जा जाकर यह समाचार फैला आई। घर वापस लौटकर वे शंकरानंद से बोली, देखो जी, मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या के डंके घर घर बजा आई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखना। उसी रात मोती अपनी पड़ोसन ललिता के यहाँ पहुँची और आंगन में बंधी उसकी गाय को खूंटे से खोलकर पास ही के बाग में एक पेड़ से बांध आई। इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय, भैंस और घोड़े खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर ललिता ने जब गाय को खूंटे से गायब पाया तो वो कहने लगी, अजय सुनते हो, हमारी गाय खूंटे पर नहीं बंधी हुई है। लगता है रात को कोई चोर उसे खोलकर ले गया है। उसका पति प्यारा हक्का बक्का सा बाहर आया और कहने लगा,
अरे यह तो सचमुच ही गाय का खूंटा खाली पड़ा है। हाय, न जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। सहसा उसे ध्यान आया कि कल मोती कह रही थी कि उसके पति शंकरानंद को ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर उसे ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। क्यों न शंकरानंद से जाकर पूछूं कि मेरी गाय कहाँ गई, उसे कौन खोलकर ले गया है। वह तुरंत ही उठी और आंसू पोंछकर मोती के घर की ओर चल पड़ी। ललिता को अपने घर की ओर आता देखकर मोती शंकरानंद के कान में फुसफुसाई, लो जी, तुम्हारा पहला ग्राहक चला आ रहा है। ललिता शंकरानंद के पास आकर बोली, पंडित शंकरानंद जी, कल रात कोई मेरी गाय को चुराकर ले गया है। आप जरा ज्योतिष विद्या से ज्ञात करके बताइए कि मेरी गाय कहाँ है, वे हमें वापस मिलेगी या नहीं। मैं अभी अपनी पोथी पत्रे देखकर बताता हूँ। शंकरानंद पोथी पत्रा खोलकर बैठ गया और ऐसा नाटक करने लगा जैसे वो बहुत ज्ञानी है। उसने एक कागज पर कुछ लकीरें खींची, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया, फिर कहने लगा, ललिता भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात को खोलकर ले गया था, वे गाय को पास ही के बाग में बांध गया है। जाओ, बाग में से अपनी गाय खोल लाओ। मैं अभी बाग में जाकर गाय को खोलकर लाती हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात तो बताइए, ये कमीनी हरकत आखिर हमारे साथ की तो किसने की? ललिता भाभी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, यही क्या कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फायदा? ठीक है, तब मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। ललिता और उसका पति उसी समय दौड़े दौड़े बाग में पहुँचे। अरे, यह तो सचमुच ही हमारी गाय यहाँ बंधी हुई है। इसका मतलब है कि शंकरानंद सचमुच ज्योतिषी बन गया है। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। प्यारे और ललिता बाग में से अपनी गाय खोल लाए। गाय को घर पर बांधकर वे दोनों शंकरानंद के पास पहुँचे और कहने लगे, शंकरानंद भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई है। चलो अच्छा हुआ। ललिता ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और शंकरानंद को देते हुए कहा, शंकरानंद भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली है, अतः लो ये हमारी ओर से कुछ भेंट पूजा स्वीकार करो। ललिता भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है, पर जब तुम इतने अपनेपन से दे रही हो तो ले ही लेता हूँ। रात में मोती जिन जिन के पशुओं को चोरी से इधर उधर बांध आई थी, वे सभी भी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में शंकरानंद से पूछने आए। शंकरानंद के द्वारा बताए स्थान पर ही उन सभी के पशु बंधे मिल गए। यह देखकर गांव वाले कहने लगे, शंकरानंद तो पक्का ज्योतिषी बन गया है। उस रात को मोती ने शंकरानंद से कहा, देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन में भेंट पूजा के रूप में 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। मोती, यह तो सचमुच ही कमाल हो गया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अगले दिन ही उनकी खुशी कपूर की तरह उड़ गई जब कल्लू उनके पास आया और कहने लगा, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है। मैं उसे खोज खोज कर हार गया हूँ, पर वे कहीं नहीं मिला है। आप जरा पोथी पत्रा देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो शंकरानंद की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। वे सोचने लगा, कल तो मोती लोगों की गायें व अन्य पशु चुरा कर जगह जगह बांध आई थी, इसलिए मेरे बताए स्थानों पर लोगों के पशु मिल गए थे। इस कल्लू का गधा तो मोती
कहीं बांध कर नहीं आई, तब कल्लू को इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? शंकरानंद जी की परेशानी भांपकर मोती कल्लू से बोली, कल्लू, गधे के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी। तब ज्योतिषी जी कल सुबह तुम्हारे गधे के बारे में तुम्हें बताएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर पूछने आ जाऊंगा, कहकर कल्लू निराश सा वापस चला गया। उसके जाने के बाद शंकरानंद कहने लगा, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल को जब कल्लू आएगा तो उसे मैं क्या जवाब दूंगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। वे सारा दिन उन दोनों का परेशानी में ही बीता। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटे तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी वे दोनों इसी उधेड़ बुन में थे कि उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा रेंक रहा है। दोनों दरवाजा खोलकर उसी समय बाहर आए। देखा तो कल्लू धोबी का खोया हुआ गधा वहाँ खड़ा था। यह देखकर वे कहने लगे, चलो, भगवान ने लाज रख ली, जल्दी से इस गधे को बांध लो। कल जब कल्लू धोबी आएगा तो उसे उसका गधा सौंप देना। शंकरानंद ने आगे बढ़कर गधे को बाहर बांध दिया। सुबह जब कल्लू उनके पास आया तो शंकरानंद कहने लगा, कल्लू, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया था, जिसके तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ था वहाँ से सीधा मेरे यहाँ खींचा चला आया। लो, अपना गधा संभालो। वाह ज्योतिषी वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। फिर कल्लू गधे के सिर पर हाथ फेरता है और पंडित को दक्षिणा देकर घर लौट जाता है। अब तो शंकरानंद की ज्योतिष विद्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। होते होते मीरापुर के राजा मीर सिंह के कानों में भी यह बात पहुंची। राजा कहने लगे, अरे, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ध्यानी ज्योतिषी रहता है, यह तो हमें पता ही नहीं था। जाओ, कोई उसे बुलाकर हमारे पास लाओ। आदेश पाकर एक सेवक शंकरानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, शंकरानंद जी, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलवाया है। कुछ सोचकर वह सेवक से बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में उपस्थित होता हूँ। सुनकर सेवक चला गया। अब बदहवास सा शंकरानंद मोती के पास पहुंचा और कहने लगा, मोती, अभी अभी दरबार से राजा मीर सिंह का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा मीर सिंह ने मुझे न जाने क्यों दरबार में बुलाया है। मोती कहने लगी, राजा मीर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वे तो महामूर्ख हैं। हर समय वे मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। यह कहकर मोती ने धीरे से उसे कुछ समझाया। फिर शंकरानंद धड़कते हुए दिल से दरबार में मीर सिंह के सामने पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम महाराज। शंकरानंद, हमने सुना है तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता हो। आपने सही सुना है महाराज। तो फिर शंकरानंद, तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। मर गए। मीर सिंह ने तत्काल ही अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और कहने लगा, शंकरानंद, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। शंकरानंद ने भय से आंखें मूंद ली और घबराहट में उसके मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो गया। यह शंकरानंद का सौभाग्य था कि मीर सिंह ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था।
शंकरानंद के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा कहने लगा, मान गए कि तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषाचार्य भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। अब शंकरानंद ने चैन की सांस ली। तभी मीर सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम आज से शंकरानंद को राजकीय ज्योतिषाचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर शंकरानंद खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौटा और सारी बात अपनी पत्नी मोती को बताई। यह खबर सुनकर मोती खुशी से उछल पड़ी। उधर दूसरी ओर राजा मीर सिंह के चारों ओर रहने वाले चापलूस शंकरानंद के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। एक बोला, महाराज ने शंकरानंद को अपना सलाहकार और राज ज्योतिषी बना लिया है। अब तो महाराज शंकरानंद के कहने पर ही चला करेंगे। दूसरा बोला, इस प्रकार तो महाराज की नजरों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तो तीसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज शंकरानंद के चंगुल से निकलकर वापस हमारे चंगुल में आ जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। मोती और शंकरानंद अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब शंकरानंद राजा मीर सिंह से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा, तो उसने सुना अंदर महाराज के पास कुछ मंत्रीगण बैठे हुए कुछ वार्तालाप कर रहे थे। शंकरानंद द्वार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री कहने लगा, महाराज, आप इतने दिनों से शंकरानंद को बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। वे इतने आदर का पात्र नहीं है। महामंत्री जी, शंकरानंद बहुत ही गुणी व्यक्ति है। उसे मान सम्मान मिलना ही चाहिए। महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों के द्वारा शंकरानंद के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिससे पता चला है कि राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बनने से पहले शंकरानंद महाबुद्धू और अनपढ़ था। महाराज, मुझे तो लगता है कि वह आपके साथ ठगी कर रहा है। वह ढोंग रचाकर राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। मगर महामंत्री जी, शंकरानंद के द्वारा बताई सारी बातें सच कैसे निकलती हैं? महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। शंकरानंद ने अंदाजा लगाकर जो जो भविष्यवाणियां की वे सच निकली। उसकी ज्योतिष विद्या का कोई कमाल नहीं है। महामंत्री जी, कुछ भी हो, हमें तुम्हारी बात का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कक्ष के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्र को सुनकर शंकरानंद के हाथों के तोते उड़ गए। वह उल्टे पांव लौटकर मोती के पास आया और कहने लगा, मोती, राज से सुख बहुत भोग लिया। लगता है अब हम पर शीघ्र कोई संकट आने वाला है। आखिर क्या हुआ है जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? मोती, महामंत्री व अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए हैं। मुझे तो लगता है वे लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? लगता है इस षड्यंत्र को शह देने वाले महामंत्री जी हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तुम फिक्र ना करो पंडित जी, मैं कोई ना कोई उपाय सोचती हूँ। अगले दिन ही राजा मीर सिंह की रानी जब अपने स्नानागार में स्नान कर रही थी, तो मोती ने मौके का फायदा उठाकर रानी का मेज पर रखे आभूषणों में से रानी का 9 लक्खा हार उठा लिया। फिर सावधानी से एक एक कदम उठाती हुई स्नानागार से निकल गई और शंकरानंद को अपनी योजना बता दी। कुछ देर बाद जब रानी नहाकर बाहर निकली और वस्त्र बदलकर मेज पर रखे आभूषणों पर अपनी दृष्टि डाली, तो वे अपना 9 लक्खा हार ढूंढने लगी।
रानी ने हार को बहुत ढूंढा पर 9 लखा हार नहीं मिला। वह उदास सी मीर सिंह के कक्ष में पहुंची तो राजा कहने लगा, क्या बात है रानी, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? महाराज, मेरा 9 लखा हार खो गया है। क्या? वह तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था। मीर सिंह ने उसी समय एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय राज ज्योतिषी शंकरानंद जी को बुलाकर लाओ। सेवक उसी समय शंकरानंद को बुलाने चला गया। इधर दूसरी ओर मोती योजना अनुसार महामंत्री के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंची और कहने लगी, बहन, रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी कि प्यास लग आई। तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। यह तो तुमने बड़ा ही अच्छा किया। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही मोती ने झटपट वस्त्रों में छिपा 9 लखा हार निकाला और उसे मेज पर रखे फूलदान में डाल दिया। तभी महामंत्री की पत्नी ने पानी लाकर मोती को पिलाया। तत्पश्चात मोती कहने लगी, बहन, कुछ सुना तुमने? क्या? रानी जी का 9 लखा हार चोरी हो गया है। क्या? रानी जी का 9 लखा हार चोरी हो गया है? लेकिन हार चोरी कैसे हो सकता है? उधर मीर सिंह का सेवक शंकरानंद के पास पहुंचा और कहने लगा, राज ज्योतिषी जी, आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। शंकरानंद ने अपने पोथी पत्रे उठाए और उसी समय मिहिर सिंह के पास पहुंचा। कहने लगा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राज ज्योतिषी जी, हमारी रानी का 9 लखा हार चोरी हो गया है। आप पत्रा देखकर ये बताइए कि यह करतूत किसकी है? 9 लखा हार किसने चुराया है? शंकरानंद तुरंत ही अपने पोथी पत्रे खोलकर बैठ गया और उन्हें पढ़ने का ढोंग करने लगा। पोथी पत्रे देखता हुआ वे बुरी तरह चौंका। ओह, क्या हुआ राज ज्योतिषी जी, आप चौंक क्यों पड़े? बात ही कुछ चौंकने की है महाराज। तो सुनिए महाराज, मैंने 9 लखा हार के चोर का पता लगा लिया है। तो जल्दी बताओ वे कौन है? महाराज, 9 लखा हार के चोर महामंत्री जी हैं। क्या? महामंत्री जी 9 लखा हार के चोर? नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ग्रह दशाएं ऐसा ही कह रही हैं और ग्रह दशाएं कभी झूठ नहीं बोला करती हैं। राज ज्योतिषी जी, लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं, तभी आप ये गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। महाराज, शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि महामंत्री ने 9 लखा हार कहाँ छिपाया हुआ है। हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुमने राज्य के महामंत्री के ऊपर 9 लखा हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तब दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के आवास की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला सा गया और कहने लगा, महाराज, आप यहाँ? सेवक को आदेश दिया होता, मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसके सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कदापि नहीं हो सकता था। ऐसी कौन सी बात है महाराज? महामंत्री जी, हमारी रानी का 9 लखा हार चोरी हो गया है। राज ज्योतिषी शंकरानंद जी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी के 9 लखा हार की चोरी क्यों करूँगा?
महाराज, मुझे तो लगता है शंकरानंद जी का दिमाग फिर गया है, जो ये ऐसा झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब शंकरानंद जी, जो कि अभी तक चुप था, महामंत्री से बोला, महामंत्री जी, मेज पर जो फूलदान रखा है, जरा उसे उठाकर यहाँ लाइए। महामंत्री ने फूलदान शंकरानंद को दे दिया। तब शंकरानंद ने फूलदान को उल्टा किया और 9 लखा हार बाहर मेज पर आ गिरा। यह देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफेद हो गया। मीर सिंह ने कड़क कर महामंत्री से पूछा, महामंत्री जी, यह हार यहाँ कैसे आया? मैं क्या जानूं महाराज। यह सुनते ही मीर सिंह का क्रोध और भड़क उठा और कहने लगा, महामंत्री जी, हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को अभी इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ाया कि महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। लेकिन महाराज ने उसकी एक ना सुनी। तभी कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल में डाल दिया। तब शंकरानंद के साथ राजा मीर सिंह वहां से वापस चला आया। घर आकर शंकरानंद मोती से बोला, मोती, अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मोती, महामंत्री को तो अपने जाल में फंसवाकर जेल में डलवा दिया, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा मीर सिंह मेरा सिर कलम करा सकते हैं। मोती, तुमने जो खेल शुरू किया है, यह खतरे का खेल है। हमें और नहीं खेलना चाहिए। पंडित जी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मूर्ख मीर सिंह हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात फैला देती हूँ कि बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से तुम पागल हो गए हो। तब तुम्हें पागल जानकर राजा मीर सिंह तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देंगे और तब हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। मोती उसी समय महल में मीर सिंह के पास गई और कहने लगी, महाराज, गजब हो गया, राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं। क्या? ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं? कैसे हुआ यह सब? तब मोती ने रोते रोते राजा मीर सिंह को शंकरानंद के बारे में झूठी कहानी सुना दी। मोती की बात सुनकर राजा कहने लगे, हमें बेहद दुख है कि राज ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं, पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और तुमसे राजकीय आवास और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीनेंगे। तुम लोग पहले की तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की ही तरह मिलती रहेंगी। महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर मोती अपने घर लौट गई। उसने सारी बात अपने पति शंकरानंद को बताई। फिर वे दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।